अचल संपत्ति पर लागू होंगे। ये जो दो नियम है, दो धाराएं हैं 36 और 37, ये चल और अचल दोनों को कवर करती है। प्रभाजन का नियम धारा 36 और 37 दोनों मिलाकर निर्मित करती है। धारा 36 जो है वो समय के हिसाब से प्रभाजन की बात करती है, और धारा 37 है वो प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रभाजन की बात करती है। हमने धारा 8 पढ़ी थी कि यदि किसी संपत्ति को अंतरित कर दिया जाता है तो जो व्यक्ति अंतरिति होता है उसको संपत्ति के इंसिडेंट या प्रसंगतियां वो भी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, वो भी अंतरित हो जाते। ये हमने धारा 8 में पढ़ा था। अब यदि मान लीजिए कि एक संपत्ति अंतरित की गई और जिस संपत्ति को अंतरित किया गया उस संपत्ति से किसी व्यक्ति को कुछ आय हो रही थी, और वो आय उसको एक विशेष काल में हो रही थी, एक स्पेसिफिक पीरियड में किसी अंतरक को संपत्ति से कोई आय हो रही थी। अब बात यह है कि उस अंतरक को संपत्ति से आय एक नियत अवधि पे हो रही थी, और उस नियत अवधि के पूरा होने के पहले यदि अंतरक ने संपत्ति को किसी दूसरे को दे दिया तो उस आय का विभाजन कैसे होगा? यदि आय दिन प्रतिदिन हो रही है तब तो समस्या है ही नहीं। जिस दिन तक अंतरक के पास थी अंतरक को आय मिलेगी, जिस दिन के बाद अंतरिति के पास चली गई अंतरिति को आय मिलेगी। लेकिन बहुत सारी आय ऐसी होती हैं जो एक विशेष नियत समय पर ही प्राप्त होती, और उस नियत समय के अवसान से पहले ही प्रॉपर्टी अंतरित कर दी गई तो इस आय के बंटवारे को लेकर समस्या हो सकती है। तो धारा 36 उसी समस्या को दूर करती है, और धारा 36 कहती है कि यदि किसी संपत्ति तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में, ये धारा 36 के अपवाद है, तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में सब भाटक, वार्षिकियां, पेंशन, लाभ और अन्य कालिक संदाय जो आय की प्रकृति के हैं, इनकी बात की जा रही है। रेंट, जो आपके एनुटीज हैं, पेंशंस हैं, डिविडेंड्स हैं, अदर पीरियोडिकल पेमेंट्स हैं, पीरियोडिकल पेमेंट्स की बात की जा रही है कि, और ये संपत्ति से जुड़ी हुई आय की प्रकृति है। और इन आय को, इस लाभ को, चाहे भाटक हो, रेंट हो, चाहे वार्षिकी हो, चाहे पेंशन हो या लाभांश हो, इसको पाने के लिए जो व्यक्ति अधिकृत था उसने अपना हित अंतरित कर दिया। किसी व्यक्ति को किराया मिल रहा था, मासिक किराया मिल रहा था, वार्षिक किराया मिल रहा था, उसको पेंशन मिल रही थी किसी प्रॉपर्टी से, और उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को अंतरित कर दिया। तो अब जो पेंशन मिल रही थी वो उस प्रॉपर्टी से मिल होकर आ रही थी, अब प्रॉपर्टी ही चली गई, और जो पेंशन है, रेंट है, वो क्या है, एक नियत समय अवधि पर ही आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, और आपने उसके पहले ही अंतरित कर दिया। तो समस्या यहां होगी, तो उसी का 36 निदान करती है। तो जहां तक अंतरक और अंतरिति के बीच का संबंध है, वो भाटक, वो वार्षिकी, वो पेंशन, वो लाभांश माना जाएगा कि वो दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत हो रहे हैं, और उसके अनुसार ही उनका विभाजन किया जाएगा। ये यही बता रही है, जैसे जहां पर समस्या ये आ रही, इसका दृष्टांत देखेंगे, दृष्टांत से हमें ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि यदि किसी प्रॉपर्टी से एक किराया आ रहा था, एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से किराया आ रहा था। अब इस प्रॉपर्टी को आपने क्या किया कि आ नामक एक व्यक्ति है, आ नामक व्यक्ति के पास एक मकान था, उस मकान से उसको वार्षिक किराया मिल रहा था, या कहें कि मासिक किराया मिल रहा था। आ नामक व्यक्ति है, उसके पास एक मकान था और उसको उस मकान से वार्षिक किराया मिल रहा था। तो देखिए यहां जो किराया मिल रहा है उसको वर्ष में एक बार मिलेगा या माह में एक बार मिलेगा। मासिक किराया की बात कर लेते हैं कि उसको माह में 1 तारीख को किराया मिलेगा। अब ए ने क्या किया कि बीच में ही आप कहें कि 19 तारीख को वो प्रॉपर्टी 1000 रुपए में वो प्रॉपर्टी सी को बेच दी। ए के पास एक मकान था, उस मकान से उसको प्रति माह किराया मिलता था, मान लीजिए 1000 रुपए किराया मिलता है, एक माह का 1000 रुपए किराया मिलता है। अब उसने क्या किया कि 19 तारीख को ही उस मकान को बेच दिया। अब क्या होगा, अब इस किराए का बंटवारा कैसे हो, प्रॉपर्टी तो चली गई, धारा 8 हमने पढ़ा, धारा 8 कहती है कि अब जो प्रॉपर्टी चली गई तो प्रॉपर्टी के बाद जो किराया पैदा होगा वो किराया भी उसको मिलेगा। पर समस्या ये है कि वो किराएदार है, वो तो माह भर का किराया देगा, वो दिन प्रतिदिन का किराया तो दे नहीं रहा था। तो वहां पर धारा 36 कहती है कि अब यहां पर परेशान न हो। धारा 36 कहती है ऐसी स्थिति में हम किराए को क्या मान लेंगे कि दिन प्रतिदिन किराया प्रोद्भूत हो रहा है, और उस दिन प्रतिदिन के हिसाब से किराया को हम प्रभाजित कर लेंगे।
तो यहां पर 19 दिन का किराया किसको मिल जाएगा? 19 दिन का 18 दिन का किराया मिल जाएगा। प्रॉपर्टी अंतरित होने के पहले का किराया मिल जाएगा किसको? पहले वाले मालिक को, ए को मिल जाएगा, आ को मिल जाएगा। और जिस दिन प्रॉपर्टी अंतरित हो गई 19 तारीख को, 19 तारीख से आगे का किराया किसको मिल जाएगा? बा को मिल जाएगा। तो ये यहां ध्यान रखना जरूरी है कि जो किराया है, जो ऐसे संदाय हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, जो एक नियत अवधि पर ही देय होते हैं, और उस नियत अवधि के अवसान से पहले यदि प्रॉपर्टी को अंतरित कर दिया जा रहा है तो उनके प्रभाजन की बात करती है धारा 36 कि उनका प्रभाजन आप उस किराए को या पेंशन को या लाभ को आप दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत मान ले और उसके अनुसार ही प्रभाजित कर दे। तो धारा 36 समय के हिसाब से प्रभाजन की बात करती है। धारा 37 पर आ जाते हैं। धारा 37 में जाने से पहले एक सरल शब्दों में विचार को समझ लें धारा 37 की। धारा 37 कहती है कि एक प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी से कुछ बाध्यता जुड़ी हुई है। यही मान ले बाध्यता कि आपने किसी को अपना खेत पट्टे पर दे रखा था और उसको दे रखा था कि तुम इसमें 50 क्विंटल गेहूं हमें दोगे, 50 क्विंटल गेहूं दोगे। ए ने अपना खेत बी को पट्टे पर दे रखा था, तो अब बी बाध्य है ए को 50 क्विंटल गेहूं देने के लिए। अब मान लीजिए कि ए ने अपना वो खेत 3 लोगों को बेच दिया, सी डी ई को बेच दिया, तो अब बी कैसे देगा 50 क्विंटल गेहूं? बी कैसे देगा 50? उसको तो 50 क्विंटल ही देना उस खेत के एवज में। पहले एक आदमी था तो एक आदमी को दे रहा था, अब 3 आदमी हो गए उसके मालिक, तो फिर बी कैसे देगा उस 50 क्विंटल गेहूं को? क्या तीनों को 50-50 क्विंटल देगा? नहीं। बी से कहा गया कि उस प्रॉपर्टी के खरीदने में जिसने जितना अंश खर्च किया है या उस प्रॉपर्टी के जितने भाग का वो मालिक है, उस भाग के मालिकाना के हिसाब से आप उसको 50 क्विंटल में से हिस्सा दे दे। तो ये सरल है कि जहां पर जो बाध्यता थी, गेहूं था, तो उस गेहूं को हमने क्या किया कि जो सी डी ई तीनों के हित आए, तीनों के हित यदि बराबर है तो हम 50 क्विंटल को 3 हिस्सों में करके तीनों को दे देंगे। यदि तीनों के हित अलग अलग है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो उसका उस खेत में जिस व्यक्ति का जितना हित है उसके हित के हिसाब से उस बाध्यता का प्रवर्तन उसके पक्ष में कर दिया जाएगा। धारा 37 यही कहती है। लेकिन ये तब जबकि बाध्यता का विभाजन किया जाना संभव हो और उस विभाजन से बेचारे बी का बोझ ना बढ़ जाता हो। यदि बी का बोझ बढ़ जा रहा है तो बी क्यों ऐसे विभाजन में फंसेगा? बी को तो 50 क्विंटल देना, यदि विभाजन के कारण उसको 100 क्विंटल देना पड़ रहा तो उसके लिए तो नुकसानदेह हो जाएगा। तो ये तब किया जाएगा जबकि बाध्यता जो है उसको विभाजित किया जा सकता है और विभाजित किए जाने से उसका सारवान रूप से बोझ नहीं बढ़ता उसके पालन करने वाले के ऊपर। अब यदि मान ले एक स्थिति यह भी हो सकती है कि उस बाध्यता को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तब क्या करेंगे? तो अब वो बी सी डी ई तीनों के पक्ष में उस बाध्यता का पालन नहीं करेगा। वो कहेगा कि आप लोग तय कर दीजिए कि हमको किसको देना 50 क्विंटल, तो हम उसको दे रहे हैं। या कोई ऐसी बाध्यता जैसे भेड़ की बाध्यता हमें दृष्टांत में मिलेगी, तो यदि बाध्यता विभाजित की जा सकती है तो नए मालिकों के पक्ष में आप उनके मलकाना के हिसाब से या जिसका जो अनुपात है हित का, उस हित के अनुपात से आप बाध्यता का पालन कर देंगे। लेकिन यदि बाध्यता का विभाजन नहीं किया जा सकता है तो वहां पर हम तीनों से कहेंगे जो नए मालिकाएं हैं कि आप लोग बताइए कि हम इस बाध्यता का पालन किसके पक्ष में कर दें, और तीनों जो संयुक्त निर्देश देंगे उसके हिसाब से पालन हो जाएगा। धारा 37 सिर्फ यही बताती है। अब इसको एक बार देख ले। देखिए धारा 36 का भी अपवाद था। धारा 36 में भी जो दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होने की बात थी, यदि तत्प्रतिकूल संविदा कर ली है पक्षकारों ने या कोई लोकल कस्टम है तो वहां धारा 36 लागू नहीं होगी। इसी प्रकार धारा 37 के साथ भी है कि यदि स्वामियों ने तत्प्रतिकूल संविदा नहीं की है तब। तत्प्रतिकूल संविदा मतलब जो 36 का सिद्धांत है या 37 का सिद्धांत है, जो पक्षकार है उसके प्रतिकूल उन्होंने कोई संविदा कर ली थी पहले से, तो फिर धारा 37 या 36 लागू नहीं होंगे। तो धारा 37 कहती है स्वामियों के बीच तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है, तो क्या करेंगे? जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है। यह अंतरण का परिणाम हुआ है कि अंतरण आपने कर दिया तो संपत्ति अब कई अंशों में विभाजित हो गई और कई अंशों में लोग उसको धारित कर रहे हैं। लेकिन अंतरण से पूर्व ही उस संपत्ति से एक बाध्यता जुड़ी हुई थी। ये किसी की आवाज आ रही, देख ले एक बार। तो उस संपत्ति से एक बाध्यता जुड़ी हुई थी, तो संपत्ति अंतरण के परिणाम स्वरूप तो कई लोगों में विभाजित हो गई, कई लोग उसके मालिक हो गए।
अब उस बाध्यता का क्या हो, जो बाध्यता संपत्ति से जुड़ी हुई थी उसका कैसे अंतरण हो। उसके अंतरण के लिए कहा गया कि जो बाध्यता है, जो कर्तव्य है, उसका पालन यदि स्वामियों ने तत्प्रतिकूल संविदा ना की हो तो ऐसे स्वामियों में से हर एक के पक्ष में उस अनुपात में किया जाएगा जो संपत्ति में उसके अंश का मूल्य है। हम दृष्टांत देखेंगे तो दृष्टांत से और स्पष्ट होगा। जैसे दृष्टांत में अंश का मूल्य भी बता दिया गया। तो कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि एक संपत्ति यदि अंतरित किए जाने से पहले उससे कोई ऑब्लिगेशन जुड़ा हुआ था, तो संपत्ति आपने कई लोगों को अंतरित कर दी, संपत्ति आपने कई लोगों को अंतरित कर दी, तो जितने लोगों को अंतरित की गई है वो लोग उस बाध्यता को भी उसी प्रकार एंजॉय करेंगे जितना उसका उस संपत्ति में अंश है। संपत्ति तो ठीक है, उनको यदि किसी ने आधा पैसा दिया तो उसको आधी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, किसी ने 1/4 पैसा दिया उसको खरीदने में तो 1/4 प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। पर जो बाध्यता थी, बाध्यता का पालन कैसे होगा, तो जो आधा मालिक है उसके पक्ष में आधी बाध्यता हो जाएगी, जो 1/4 मालिक है उसके पक्ष में आधी बाध्यता हो जाएगी। ये तब जबकि बाध्यता को हम क्या कर सकते हैं, प्रभाजित कर सकते हैं, और प्रभाजित करने में कोई अतिरिक्त बोझ उसका पालन करने वाले पर नहीं पड़ रहा। यदि अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है तब भी धारा 37 काम नहीं करेगी, या तत्प्रतिकूल संविदा है, पक्षकारों ने तय कर लिया था, वहां भी धारा 37 काम नहीं करेगी। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से देख लें कि आगे कहा जा रहा है कि तो स्वामियों में से हर एक के पक्ष में उस अनुपात में किया जाएगा क्या, बाध्यता का पालन, कर्तव्य का पालन, जो संपत्ति में उसके अंश का मूल्य है, परंतु यह तब जबकि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता हो और उस विभाजन से बाध्यता का बोझ सारवान रूप से बढ़ नहीं जाता। किंतु यदि कर्तव्य का विभाजन नहीं किया जा सकता है अथवा विभाजन से बाध्यता का बोझ बढ़ जाता है तो वहां पर स्वामी क्या करेंगे, संयुक्त तौर पर जिस प्रकार निर्देश देंगे कर्तव्य का पालन करने वाला उसी प्रकार पालन कर लेगा। अब इसका दृष्टांत देखें तो दृष्टांत से हम और सरल इसको जान पाएंगे। देखिए, कहा जा रहा है एक संपत्ति है, एक घर है, किसी गांव में एक घर है और उस घर का मालिक कौन है, का है, का सिंगल मालिक है। देखिए सिंगल मालिक है, अभी अंतरण के पहले की स्थिति की बात हो रही है कि एक गांव में एक घर है, उस घर का मालिक कौन है, का है। का ने उस घर को पट्टे पर दे रखा, किसको, अंगा को। का ने वो जो मकान है वो मकान उसने अंगा को पट्टे पर दे रखा। अब अंगा क्या करता है, उस मकान के किराए के एवज में 30 रुपए प्रति माह वो का को देता है और प्रति माह एक भेड़ भी देता है, मोटी भेड़ उसको देता है। ये उसका किराया है जो का मकान अंगा ने लिया है, उस मकान के किराए के तौर पर पट्टे पर लिया है, उस मकान के किराए के तौर पर वो प्रति माह 30 रुपए देता है का को और एक भेड़ देता है। अब का ने क्या किया कि वो मकान उसने बेच दिया, बी को, सी को और डी को, बी सी डी आए और उन्होंने का से मिलके वो मकान खरीद लिया। अब बी ने कितना दिया, उस मकान की कीमत का आधा हिस्सा दिया। मान लीजिए कि 15 रुपए में वो मकान बिका तो 7.5 रुपए किसने दिया, 7.5 रुपए बी ने दिया और जो बाकी हिस्सा है 1/4 हिस्सा सी और डी ने दिया। तो हम अब इनका स्वामित्व तो कैसा आएगा उस मकान में, आधे मकान का मालिक बी बन गया और 1/4 हिस्से का मालिक कौन बन गया, सी और डी बन गया। तो 37 क्या कहती है कि बाध्यता का पालन, दो बाध्यताएं हैं, अंगा को दो कर्तव्य निभाने हैं, एक 30 रुपए देना है और एक भेड़ देनी। तो एक बाध्यता हो गई रुपए के परिधान वाली और एक बाध्यता हो गई भेड़ के परिधान वाली। तो रुपए का परिधान वो क्या करेगा, तीनों को उनका जो अंश है उस मकान में, बी का आधा है, सी का 1/4 है और डी का 1/4 है, तो 30 रुपए को इस प्रकार से विभाजित करेगा और बी को 15 रुपए दे देगा और जो सी और डी है उनको 7.5 रुपए दे देगा। उसने 30 रुपए का विभाजन कर दिया। इसके विभाजन से ना तो कोई बोझ बढ़ रहा है और ना ही कोई समस्या हो रही है। लेकिन जो एक भेड़ दे रहा था वो प्रतिमा, उसका क्या करेगा, उसको यदि 3 हिस्सों में बांट दिया तो वो तो किसी काम की नहीं रह गई भेड़। तो यहां पर अब ये जो दूसरी बाध्यता है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, या वो करे कि 3 भेड़ दे तो उसका बोझ बढ़ जाएगा, भी जो ई ने मकान लिया था, अंगा ने मकान लिया था। तो यहां पर वो क्या करेगा, उस भेड़ के बारे में वो तीनों से पूछेगा कि आप लोग ज्वाइंट बता दीजिए, ज्वाइंट डायरेक्शन दे दीजिए और उस ज्वाइंट डायरेक्शन के हिसाब से हम भेड़ दे देते। मैं भेड़ देने को तैयार हूं, आप लोग ज्वाइंट डायरेक्शन दे दीजिए। मैं 3 भेड़ नहीं दे सकता हूं और इस भेड़ को काट के दूंगा तो ये भेड़ किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो ये देखिए यहां पर प्रॉपर्टी के अंश के हिसाब से विभाजन किया जा रहा है जहां पर संभव है, और जहां पर विभाजन किया जाना संभव नहीं है
तो जो पट्टेदार है जिसको कर्तव्य का पालन करना है वो क्या करता है, एक संयुक्त निर्देश की अपेक्षा करता है कि आप ज्वाइंट डायरेक्शन दे दीजिए, ज्वाइंट डायरेक्शन के पालन में मैं भेड़ दे देता हूं। जो दृष्टांत बी है, जो दृष्टांत बी है वो भी इसी ज्वाइंट डायरेक्शन की अपेक्षा करता है। अब मान लीजिए कि उसी मकान में एक गांव वालों ने नियम बना के रखा। देखिए दोनों दृष्टांत परीक्षा में बहुत आते हैं। तो उसी गांव में एक गांव वालों ने एक नियम बना के रखा है कि प्रत्येक घर का जो बंदा होगा वो 10 दिन बांध में काम करेगा। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा और 10 दिन लेबर देना पड़ेगा। तो घर किसका है, ए का था। तो ए जब सिंगल था तो वो ई से कह देता था जाओ भाई तुम इस घर में रह रहे हो, तुम ही जाके 10 दिन काम कराओ, और वो ई कर देता था। अब क्या हो गया, 3 मालिक हो गए, बी सी डी 3 मालिक हो गए, और अंगा को क्या करना है, 10 दिन ही काम करना। अब बी सी डी तीनों अपेक्षा करते हैं कि भाई 10 मैं भी मालिक, बी भी मालिक, सी भी मालिक, डी भी मालिक, तीनों कहते हैं ई तुम 10 दिन मेरी तरफ से, 10 दिन मेरी तरफ से, 10 दिन मेरी तरफ से काम करना। तो यहां पर ई को क्या होगा, उसकी जो कर्तव्य है 10 दिन काम करने का कर्तव्य है वो बाध्यता उसकी बढ़ जा रही है यदि वो इस प्रकार करता है। तो वो कहता है कि आप लोग तय कर लो, मैं तो 10 दिन काम करूंगा, चाहे तुम्हारे लिए 10 दिन कर दूं, चाहे तुम्हारे लिए 10 दिन कर दूं, चाहे तुम्हारे लिए 10 दिन कर दूं, मैं 10 दिन से ज्यादा नहीं करूंगा। तो यहां पर फिर ज्वाइंट डायरेक्शन की जरूरत पड़ जा रही है कि आप लोग, मुझे 10 दिन करना है, आप लोग बता दो कि किसका 2 दिन, किसका 3 दिन, किसका 5, मैं तो 10 दिन से ऊपर नहीं करूंगा। तो ये जहां पर कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन विभाजित किया जाना संभव नहीं है, या कर्तव्य के पालन को यहां पर संभव तो है, विभाजित कर सकते हैं, लेकिन बेचारे का क्या होगा, जो ई है वो परेशान हो जाएगा, 30 दिन काम करना पड़ेगा, तो उस पर बाध्यता का बोझ बढ़ जा रहा है। तो वहां पर भी धारा 37 काम नहीं करेगी। तो धारा 37 ये है कि आप जिस व्यक्ति पर कर्तव्य है उसको अपने कर्तव्य का पालन नए स्वामियों के हिसाब से किस प्रकार करना है। तो नए स्वामी उस प्रॉपर्टी में जितना अंश उनका आता है, जितने अंश के वो स्वामी बनते हैं, उसी अंश के अनुपात में उसको अपनी बाध्यता का पालन कर देना। इसके 3 अपवाद हैं धारा 37 के। पहला हो गया कि यदि पक्षकारों ने तत्प्रतिकूल कोई संविदा कर रही है तो वहां काम नहीं करना है। दूसरी स्थिति आती है कि जो नया अंतर्रीति है, जो अंतर्रीति है कि हित के पृथक्करण की सूचना उसको अवश्य होनी चाहिए। जो ई था ना, ई को ये पता चलना चाहिए कि का ने अपना मकान बीसीडी को पूरा कर दिया है, बीसीडी को बेच दिया है। यदि जिस व्यक्ति को बाध्यता का पालन करना है उसको कोई सूचना ही नहीं दी गई है तो वो बेचारा काहे बीसीडी को देगा, वो तो किराया उसने दे दिया ए को, उसको तो किराया देना था। उसको जब बीसीडी बताएंगे या ए बताएगा कि भाई इस मकान का आवंटन हो गया है, इस मकान का नया स्वामी बीसीडी है, इनको किराया देना। यदि ऐसा नहीं है तो फिर अंतरक के द्वारा या अंतर्रीति के द्वारा किसी के द्वारा सूचना नहीं दी गई है, तो यदि जो कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति है वो धारा 37 का पालन नहीं भी कर पाता है तो उस पर कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, इसी में प्रोविजो आपको मिलता है कि बाध्यता का विभाजन 37 के हिसाब से तब किया जाएगा जबकि बाध्यता का विभाजन किया जा सकता हो, बाध्यता का विभाजन किया जा सकता हो तभी धारा 37 लागू होगी। और एक और प्रोविजो है कि बाध्यता का विभाजन किए जाने से सार्वजनिक रूप से बोझ कर्तव्य पालन करना पड़ता हो, जिसको कर्तव्य का पालन करना है, तभी धारा 37 लागू होगी। तो ये जो आपका सिद्धांत था धारा 37 वाला, और इसका एक अपवाद और है, तो तत्प्रतिकूल संविदा नहीं होनी चाहिए, बाध्यता विभाजन किए जाने योग्य होनी चाहिए। यदि विभाजन किए जाने योग्य नहीं है तब 37 लागू नहीं होगी। विभाजन किए जाने योग्य है लेकिन बोझ बढ़ जा रहा है, वहां पर धारा 37 लागू नहीं होगी। और एक तीसरा अपवाद भी है जो स्पष्ट रूप से अपवाद के रूप में लिखा हुआ है कि इस धारा की कोई बात पट्टों को जो कृषि प्रयोजन के लिए लागू नहीं होती जब तक कि राज्य सरकार उसे उन पट्टों पर लागू करने का शासकीय राजपत्र में निर्देश न दे दे। कि जो कृषि पट्टे हैं, कृषि पट्टे में धारा 37 लागू नहीं होगी। कब लागू होगी? जब राज्य सरकार नोटिफिकेशन करके घोषणा कर दे कि धारा 37 के प्रभाजन का सिद्धांत कृषि पट्टों पर भी लागू होगा, तभी धारा 37 कृषि पट्टों पर लागू होगी। अदरवाइज कृषि पट्टे धारा 37 से गवर्न नहीं होंगे। अब आ जाते हैं धारा 38। धारा 38 से जो सिद्धांत हमें मिलेंगे तो वो सिद्धांत सिर्फ अचल संपत्ति को कवर करते हैं। धारा 5 से लेके 37 तक के प्रावधान दोनों प्रकार की संपत्तियों को कवर करते हैं।
धारा 38 से लेके धारा 53 का तक के जो हम प्रावधान पढ़ेंगे वो प्रावधान सिर्फ किसको कवर करेंगे? अचल संपत्तियों को कवर करेंगे। अब धारा 38 क्या कहती है? धारा 38 एक परिस्थिति बताती है कि एक व्यक्ति को ये पावर तो है, स्थावर संपत्ति के अंतरण की बात हो रही है, टाइटल यहीं पर लिखा हुआ है कि धारा 38 कहती है कि एक व्यक्ति को किसी संपत्ति का डिस्पोज ऑफ करने के लिए अधिकार तभी मिलेगा जब कुछ परिस्थितियों का एग्जिस्टेंस होगा। एक व्यक्ति के पास सशर्त अंतरण का अधिकार है कि यदि इस प्रकार की समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं तो तुम इसका अंतरण कर देना, अदरवाइज तुम इस प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं कर पाओगे। किसी व्यक्ति को इस प्रकार से प्राधिकृत किया गया, संपत्ति उसको दे दी गई, लेकिन अंतरण उसको कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है उसके द्वारा। अब ये व्यक्ति क्या करता है कि अंतरण जब करता है तो लिखता है उस डीड में या अंतरिति को बताता है कि देखो मेरे खाने को नहीं है, मैं ये प्रॉपर्टी बेचता नहीं। कोई मान लीजिए कि विधवा महिला है, उसको भरण पोषण के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी मिली हुई है 1956 के तहत, तो उस महिला ने क्या किया कि विशेष परिस्थितियां बताई कि मेरे पास भरण पोषण के लिए जो इससे रेंट मिलता है उसमें काम नहीं चल रहा और मुझे यह अधिकार है कि मैं यदि मेरा भरण पोषण नहीं हो पा रहा तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेच दूं। अंतरिति से बताती है वो महिला। तो ये अब क्या हो रहा है कि अब अंतरिति का दायित्व है कि जो ट्रांसफरी है, जो अंतरिति है, उसका दायित्व है कि वो अब उन परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए समुचित प्रयास करे। अंतरक को अधिकार कब मिल रहा है? जब विशेष परिस्थितियों का अस्तित्व हो। तो यदि अंतरक ने उन परिस्थितियों का अस्तित्व अभिकथित किया है किसी डीड में, तो अंतरिति का दायित्व है कि वो समुचित रूप से युक्त काम करे कि देखे कि वो परिस्थितियां है कि नहीं। और यदि एक बार अंतरिति ने समुचित रूप से युक्त जांच की, सावधानी बरती और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको प्रॉपर्टी उसने खरीदी है, यदि उसने युक्त सावधानी बरती और सद्भावना पूर्वक काम किया और प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो फिर धारा 38 कहती है कि हम प्रजम्पशन कर लेंगे कि उस प्रकार की परिस्थितियां अस्तित्व में थी। धारा 38 यही बताती है। तो अब एक बार धारा 38 को देख लें कि जहां कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में ही जिनमें प्रकृत्या फेरफार होता रहता है, स्थावर संपत्ति का व्ययन करने के लिए प्राधिकृत। अंतरक की बात की जा रही है कि अंतरक कब प्राधिकृत है? कुछ परिस्थितियों के अस्तित्व होने पर ही उसको अंतरण का अधिकार मिलता है। और वो परिस्थितियां किस प्रकार की है? जिसमें फेरफार होता रहता है, जिसमें बदलाव होता रहता है। और अंतरक क्या कहता है कि इस प्रकार की परिस्थितियों का अस्तित्व है, वो ऐसी परिस्थितियों के वर्तमान होने का अभिकथन करता है और प्रतिफल के लिए संपत्ति अंतरित करता है। प्रतिफल के लिए संपत्ति अंतरित करता है। देखिएगा, प्रतिफल अनुग्रहिक अंतरण है तब धारा 38 नहीं लागू होगी। प्रतिफल के लिए आप बता रहे हैं ना कि हमें जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है, तो पैसों की जरूरत है तो आपको तो विक्रय करना पड़ेगा, दान करेंगे तो पैसों की जरूरत तो पूरी होगी नहीं। तो प्रतिफल के लिए वहां पर फिर अंतरक कहता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं और इस प्रकार की परिस्थितियों में मैं ये प्रॉपर्टी अंतरित कर रहा हूं। तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसकी ओर से अपेक्षा की जा रही है, वहां यदि अंतरिति ने ऐसी परिस्थितियों में होने का अभिनिश्चय करने के लिए युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावना पूर्वक कार्य किया है, जो अंतरिति है उससे अपेक्षा की जा रही है कि तुम, जो ट्रांसफरी है उससे अपेक्षा की जा रही है कि जो अंतरक कह रहा है, विक्रेता कह रहा है कि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, सिर्फ उसके कहने से मत मान लेना। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन परिस्थितियों का अभिनिश्चय करने के लिए युक्त सावधानी पूर्वक और सद्भावना से काम करो। और यदि अंतरिति ने युक्त सावधानी पूर्वक और सद्भावना से काम किया और उसके बाद प्रॉपर्टी को लिया है, तो धारा 38 कहती है तो जहां तक अंतरक, अंतरिति और थर्ड पर्सन का पर प्रभाव पड़ा है इस अंतरण से, तो उनके बारे में समझा जाएगा कि वो परिस्थितियां ठीक है। तो अंतरक, अंतरिति और उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अंतरक के जो वारिसान थे वो भी चैलेंज करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। तो यदि एक बार धारा 38 के हिसाब से अंतरिति ने ये स्थापित कर दिया कि मैंने प्रॉपर सर्च किया था और उसके पास, इस महिला के पास खाने को उस समय नहीं था, तब मैंने ये प्रॉपर्टी क्रय की है, तो यदि वो बता पाता है, अपनी सावधानी बता पाता है और सद्भाव बता पाता है, तो फिर अब उस महिला के वारिस 20 साल बाद आए, वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे। धारा 38 ऐसे अंतरिति की मदद करती है। कहा गया जहां तक एक और अंतरिति का, दूसरी ओर अंतरक का और ऐसे अन्य व्यक्तियों का जिन पर इस अंतरण से प्रभाव पड़ा है, समझा जाएगा कि वे परिस्थितियां विद्यमान थी।
तो धारा 38 उन परिस्थितियों की विद्यमानता की, एग्जिस्टेंस की मान्यता देती है। यदि अभिकथित किया अंतरक ने और अंतरिति ने उनके बारे में प्रॉपर सावधानी से काम किया, सद्भावनापूर्वक काम किया, तो फिर हम मान लेंगे कि उनका अस्तित्व था। बाद में आके कोई हल्ला नहीं मचा सकता। अब देख लें कि हाँ, शर्त यह है कि अंतरण प्रतिफल के लिए हुआ हो। यदि दान में ले लिया है, अनुग्रहिक अंतरण है, तो वहां पर फिर ये धारा 38 मदद नहीं करेगी। एक ही हिंदू विधवा है, उसका पति संपार्श्विक वारिस छोड़कर गया है, हिंदू विधवा है और उसके वारिस भी हैं। अब हिंदू विधवा ने क्या किया कि ये अभिकथित किया कि जो प्रॉपर्टी उसको दी गई है, जो प्रॉपर्टी वो धारित कर रही है, वो उसके भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है। देखिए, और एक खेत को जो संपत्ति का भाग है, खा को ऐसे प्रयोजनों के लिए जो ना तो धार्मिक है ना खैराती है। देखिए, कहा जा रहा है अनुग्रहिक नहीं होना चाहिए ना, तो कहा जा रहा है ना तो धार्मिक है और ना खैराती है, मतलब प्रतिफल के लिए। महिला कह रही है कि जो खेत मुझे दिया गया है मेंटेनेंस के लिए, वो खेत मेरे जीवन का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा, और उस खेत के एक हिस्से को क्या करती है, व्यन करने के लिए कहती है। और कारण क्या देती है कि क्यों वो उसको डिस्पोज ऑफ कर रही है, क्यों लिनेट कर रही है, क्योंकि उससे जो आय हो रही है वो मेरा भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खा को बेचने का करार करती है। खा युक्त जांच के बाद अपना समाधान कर लेता है कि जो खेत है वो ओवरऑल का के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त, उसकी जो आय है अपर्याप्त है, और खा के लिए जरूरी है, का के लिए यदि वो अपना भरण पोषण करना चाह रही है तो उस खेत को वो कुछ हिस्से को बेचे, और सद्भावना पूर्वक काम करता है और का खेत का कुछ हिस्सा खा खरीद लेता है। तो अब धारा 38 कहती है कि जहां तक एक और खा मतलब जो खरीदने वाला है, दूसरी ओर का जो बेचने वाली है विधवा महिला, और उसके जो वारिस महिला के जो बच्चे हो सकते हैं, उनके बीच समझा जाएगा कि विक्रय की आवश्यकता वर्तमान थी। धारा 38 विक्रय की आवश्यकता की वर्तमानता की बात कर देती है। तो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, जैसे जो हिंदू कुटुंब का कर्ता होता है, उसको भी रहता है कि कुटुंब के पालन पोषण के लिए, या संयुक्त ऋण था कुटुंब का, उसके लिए वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो जब कर्ता बेचता है तो वो लिखता है कि ऋण हमें चुकता करना है, या इस परिवार का पालन पोषण करना है, जो आय हो रही है उस प्रॉपर्टी से वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें प्रॉपर्टी ही बेचना पड़ेगा। तो वो परिस्थितियों को लिखता है, अपने डीड में लिखता है। तो अंतर्रीति से अपेक्षा है कि तुम चेक कर लेना एक बार कि ये ठीक लिख रहा है कि नहीं, इसको आवश्यकता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कर रहा है कि अपने वारिसों को वंचित करने के लिए प्रॉपर्टी को बेच दे रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है जहां पर नाबालिग रहते हैं बच्चे, तो वहां जो बदमाश टाइप से गार्जियंस होते हैं उन नाबालिग बच्चों के साथ ऐसा करते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, अपने एंजॉयमेंट के लिए वो वारिसों को, जो भावी वारिस हैं, उनको वंचित करने के लिए प्रॉपर्टी को एलिनेट कर देते हैं। तो यहां पर खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि खरीदने वाला ये चेक कर ले कि जिस व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों के अस्तित्व में होने पर ही अंतरण का अधिकार मिल रहा, तो उन परिस्थितियों का अस्तित्व वो चेक कर ले एक बार। और यदि उसने चेक नहीं किया, समुचित जांच नहीं की है और खरीद लिया है, तब फिर वो वारिस आएंगे कल और आपसे विवाद करेंगे। धारा 29 में आ जाए, धारा 39 में आ जाए। ये जो धारा 38 है, एक मामला हुआ था 1856 में, हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस बबुई मुनराज कुंवारी। उसी में यह सिद्धांत आया था जो धारा 38 में हमें देखने को मिलता है कि धारा 38 के कुछ जो हमें कॉन्सेप्ट है वो इसी जजमेंट से आया है। तो इस जजमेंट को जरूर ध्यान रखें, लिख सकते हैं आप लोग, हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेज बबुई मुनराज कुंवारी। धारा 39 में आ जाए। धारा 39 कहती है कि किसी कोई प्रॉपर्टी आप उसके स्वामी हैं, और उस प्रॉपर्टी के साथ एक बाध्यता जुड़ी हुई है कि आप इन बच्चों का पालन पोषण करेंगे या इस बहन का विवाह करेंगे। मतलब वो बाध्यता जो है आपकी व्यक्तिगत नहीं है, उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है। किसी प्रॉपर्टी के साथ, अचल संपत्ति के साथ इस प्रकार की बाध्यता जुड़ी हुई है कि ये प्रॉपर्टी जो धारण कर रहा है वो इन बच्चियों का विवाह करेगा, इन बच्चों के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेगा, या किसी के भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। तो आप क्या करें कि ये प्रॉपर्टी हम अपने पास रखेंगे तो हर माह इसको देना पड़ेगा भरण पोषण, ये बहन की शादी करनी पड़ेगी, ये भतीजों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये प्रॉपर्टी को हम बेच देते हैं, प्रॉपर्टी रहेगी नहीं तो हम बच जाएंगे। पर समझिए ये आपके ऊपर दायित्व तो नहीं था,
ये दायित्व किसके ऊपर था? प्रॉपर्टी के ऊपर था। तो आप इस दायित्व से बच नहीं सकते कि प्रॉपर्टी की कीमत तो आप ले ले और वो दायित्व चला जाए। तो धारा 39 वहीं पर व्यवस्था करती है कि यदि जहां की किसी अन्य व्यक्ति स्थावर संपत्ति के लाभों से भरण पोषण, अपने अभिवर्धन या विवाह के लिए उपबंध पाने का अधिकार रखता है। कोई अन्य व्यक्ति है, संपत्ति का मालिक नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, लेकिन उसके अधिकार है कहां? उस प्रॉपर्टी पर। एक प्रकार का चार्ज है उस प्रॉपर्टी पर कि वो अपने स्थावर संपत्ति से जो लाभ आ रहे हैं उन लाभों से वो भरण पोषण प्राप्त करे, उन लाभों से वो अपने विवाह की व्यवस्था करे, या उन लाभों से वो अभिवर्धन की विवाह करे, अभिवर्धन की बात करे, एडवांसमेंट की बात करे। एडवांसमेंट अलग से चर्चा कर लेंगे, पर यहां 3 शब्दों को ध्यान रखिएगा कि भरण पोषण, विवाह या अभिवर्धन। एक व्यक्ति को अधिकार है, अधिकार उस प्रॉपर्टी पर उसका कोई नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर एक बाध्यता है कि उस प्रॉपर्टी की जो आय होगी उस आय में से एक तीसरे व्यक्ति का भरण पोषण करना, एक तीसरे व्यक्ति के विवाह की व्यवस्था करनी। तो जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का, वो मालिक क्या करता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को अंतरित कर देता है और सोचता है कि प्रॉपर्टी हमने तो दे दी, अब ये लेगा जिससे लेना होगा, कहां से पाएगा, हम तो फुर्सत हो गए। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां वो जो तीसरा व्यक्ति था जिसको प्रॉपर्टी की आय से अपने भरण पोषण की, प्रॉपर्टी की आय से अपने विवाह की व्यवस्था करनी थी, वो अंतररीति से प्रवर्तित करा लेगा अपना अधिकार। जिसके पास वो प्रॉपर्टी रहेगी उससे वो करा लेगा। अंतरक ये करके बच नहीं सकता है कि वो प्रॉपर्टी उसने बेच दी, वो प्रॉपर्टी पर बाध्यता, तो जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी उस प्रॉपर्टी होल्डर के खिलाफ वो तीसरा व्यक्ति अपने अधिकार को प्रवर्तित करा लेगा। पर इसके साथ भी यही समस्या है कि वो अंतरण अनुग्रहिक नहीं होना चाहिए, अंतरण की सूचना होनी चाहिए तीसरे व्यक्ति को, उस दायित्व की सूचना होनी चाहिए। एक बार धारा 39 देख लें, फिर उसके थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। धारा 39 कहती है कि जहां अन्य व्यक्ति स्थावर संपत्ति के लाभों में से, देखिए अन्य व्यक्ति है, ये अंतरक है ना, अंतरिति है, जो अन्य व्यक्ति है, लाभों में से भरण पोषण, अपने अभिवर्धन या विवाह के लिए वो बंद पाने का अधिकार रखता है, और ऐसी संपत्ति अंतरित कर दी गई। ना वो अंतरक है ना अंतरिति है, वो अन्य व्यक्ति है, लेकिन वो अन्य व्यक्ति जिस संपत्ति को अंतरित किया जा रहा है उसके लाभों से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी, उसका ये अधिकार है, या उसके अपने विवाह के लिए व्यवस्था कराने का अधिकार है, और ऐसी संपत्ति को अंतरित कर दिया गया। तो कहा जा रहा है वो अन्य व्यक्ति अपने अधिकार को अंतरिति के विरुद्ध प्रवृत्त करा सकेगा। यदि अंतरिति के विरुद्ध प्रवृत्त करा सकेगा, यदि अंतरिति को सूचना है, उस दायित्व की सूचना थी तभी, यदि दायित्व की सूचना नहीं है तब नहीं, या अंतरिति ने आनुग्रहिक रूप से प्राप्त किया, फ्री में प्रॉपर्टी प्राप्त की है, तब तो सूचना का कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि अंतरिति ने प्रतिफल दिया था और प्रतिफल देके उस प्रॉपर्टी को उसने लिया है और उसको कोई सूचना भी नहीं उस दायित्व की, तो वहां पर उसको, उसके खिलाफ ये जो थर्ड व्यक्ति है वो प्रवर्तन नहीं करा सकता, और ना ही उसके हाथ में किसी दूसरी संपत्ति के विरुद्ध करा सकता है। तो ये लिमिटेशंस हैं कि जहां पर सूचना होना जरूरी है अंतरिति को, जिस अंतरिति से अन्य व्यक्ति जाएगा अपने अधिकार लेने तो उसको सूचना होनी चाहिए, और वो फ्री में प्रॉपर्टी ना प्राप्त कर रहा हो। लेकिन यदि उसने पैसे देके अंतरिति ने प्रॉपर्टी प्राप्त की है और उसको कोई ऐसे धारा 39 के दायित्व की सूचना भी नहीं थी, तो उसके खिलाफ फिर वो अन्य व्यक्ति प्रवर्तित नहीं करा पाएगा। जो बात हो रही थी यहाँ पर अभिवर्धन की, अभिवर्धन एक तरह से बेनामी संव्यवहार होता है। विवाह तो आप जानेंगे, भरण पोषण आप जानेंगे कि प्रॉपर्टी से कहा गया कि आप इससे आय से विवाह करेंगे, किसी का कहा गया कि इस प्रॉपर्टी की आय से किसी का भरण पोषण करेंगे, वहां दिक्कत नहीं है। अभिवर्धन शब्द है, तो अभिवर्धन शब्द क्या होता है कि ये बेनामी संव्यवहार कहलाता है। कि एक मान लीजिए कि पिता है, उसने अपने 10 साल के बच्चे के नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदी, 10 साल के बच्चे के नाम प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा किसका लगा? पिता का लगा। तो उस बच्चे के पक्ष में एक अधिकार आ जाता है, उत्तराधिकार की प्रत्याशा आ जाती है उस बच्चे के पक्ष में कि मुझे अब ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये अभिवर्धन ये कहलाता है। अपने यहाँ ये लागू नहीं होता है क्योंकि हम बेनामी संव्यवहार को मतलब ही नहीं रखते, बेनामी संव्यवहार को हम मान्यता नहीं देते। लेकिन विदेशों में चूंकि ये आंग्ल विधि है, वहां पर बेनामी संव्यवहार को मान्यता दी जा रही थी, तो वहां अभिवर्धन का प्रश्न आता था। अपने यहाँ अभिवर्धन का प्रश्न नहीं आता, अपने यहाँ भरण पोषण या विवाह के ही 2 प्रश्न आएंगे कि यदि
किसी प्रॉपर्टी से किसी तीसरे व्यक्ति को अपने विवाह के लिए, अपने भरण पोषण के लिए प्राप्त करने का अधिकार था, कि वो विवाह की व्यवस्था उस प्रॉपर्टी से, उसके भरण पोषण की व्यवस्था हो, और अंतरक ने वो प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, अंतरित कर दी, तो ऐसा तीसरा व्यक्ति अपने विवाह की व्यवस्था, अपने भरण पोषण की व्यवस्था उस अंतरिति के खिलाफ करा सकता है, लेकिन तब जबकि अंतरिति ने अनुग्रहिक प्रॉपर्टी को प्राप्त किया हो या सूचना के साथ प्राप्त किया हो। यदि सूचना नहीं हो उसको और उसने पैसे देके प्रॉपर्टी खरीदी है, तो फिर अब थर्ड व्यक्ति उस अंतरिति के विरुद्ध प्रवृत्त नहीं करा सकेगा। धारा 40 के प्रावधान है वो अलग विचार की बात करते हैं, तो उनको हम कल चर्चा में रख लेंगे। नित्यानंद सर। जी सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद शिवानंद जी, जी आपने समय दिया। अरे कोई बात नहीं सर, मैं तो खुशी है कि मतलब कुछ हमें भी आपको सीखने मिलता है। एक्चुअली क्या है कि टाइम का जो वो रहता है वो कुछ व्यस्तता इस तरह से रहती है, तो उतना आदमी जुड़ नहीं पाता है। पर आपका ये जो कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, जिसमें पूरे देश के हमारे वकील साथी और ये सब अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, विभिन्न अधिनियमों की इतनी गहराई से आप जो एक्सप्लेन आप करते हैं, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है सबके लिए। इसके बात है। हेलो, क्वेश्चन आवर कल ले लेंगे। आज क्वेश्चन नित्यानंद जी, क्वेश्चन आंसर है कि सचिन जी के पास समय हो तो 5-10 मिनट लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनको उधर भी जाना होगा आपके। कल कर लेते हैं शिवानंद जी, कल कर लेते हैं। कल कर लेते हैं। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद शिवानंद जी, आज आपने समय दिया और इस कार्यक्रम को संचालित किया, उसके लिए भी आपका हृदय से आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।